नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको फिर जो है इंग्लिश का आज जो आपका लेक्चर होगा जिसपे हम आपको सब्जेक्ट की कुछ विशेष बातें बताएंगे। जैसे कि आप इसके पहले आप देख चुके हैं कि सब्जेक्ट के पार्ट इन सब पर चर्चा हुई है। आज सब्जेक्ट की विशेष स्थिति पर बात की जाएगी। तो आप हेडिंग बनाएंगे स्पेशल कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट, हिंदी में कहेंगे सब्जेक्ट की विशेष स्थिति। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूं आपको कुछ बातें इनके बारे में। जब आपका कोई कार्य सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हम वहां पर जीरंड अथवा इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो पहले लिख लीजिए आप लोग, जब कोई कार्य सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम जीरंड, क्या बच्चों, जीरंड अथवा इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो आपको जान लीजिए जीरंड क्या है, इंफिनिटिव क्या है। तो जीरंड होता है बच्चों, जीरंड हम उसे कहते हैं, जीरंड बराबर लिख लीजिएगा B1 में आईएनजी लगा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। और इंफिनिटिव क्या है, इंफिनिटिव होता है बच्चों 2 प्लस B1, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले आप 2 लगा देंगे तो वो इंफिनिटिव हो जाएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है। देखिएगा एग्जांपल दिखाता हूं आपको जीरंड और इंफिनिटिव का। जैसे कहा जाए रीडिंग क्या बच्चों, ये जीरंड है। सिंगिंग ये सब क्या है, जीरंड है। इटसेट्रा कर दीजिए, आदि होते हैं ऐसे। और जैसे कहा जाए टू रीड, ये आपका इंफिनिटिव है। टू सिंग ये सब क्या बच्चों, आपका इंफिनिटिव है। तो आप देख रहे हैं कि जीरंड क्या होता है, इंफिनिटिव क्या होता है। इनके प्रयोग के बारे में चर्चा हो रही है। जब कोई कार्य सब्जेक्ट पर आएगा तो वहां पर आप जीरंड अथवा इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं सारे बच्चों, एग्जांपल आपको बताने वाले हैं इनके बारे में। जैसे कहा जाए लाफिंग, पहले हिंदी लिख लीजिए, हंसना अच्छी आदत है। तो अंग्रेजी में आप बोलेंगे लाफिंग, क्या बोलेंगे, लाफिंग इज आ गुड हैबिट। तो हंसना एक प्रकार से कार्य ही है बच्चों, तो हमने लिखा और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हंसना आया है, लाफिंग लिखा। इसका आप अनुवाद टू लाफ से बना सकते हैं इंफिनिटिव के द्वारा। टू लाफ इज आ गुड हैबिट। या जैसे कहें धूम्रपान करना, अगला एग्जांपल देखिए, धूम्रपान करना हानिकारक है। क्या बच्चों, हानिकारक है, हानिकारक है। इसका आप अनुवाद बनाना चाहें, ये भी देखिए धूम्रपान करना, ये भी आपका कार्य है एक प्रकार से। क्या कहेंगे, स्मोकिंग, क्या कहेंगे बच्चों, स्मोकिंग इज इंजूरियस। क्या कहेंगे बच्चों, स्मोकिंग इज इंजूरियस, मतलब धूम्रपान करना हानिकारक है। या आप स्मोकिंग को हटा करके टू स्मोकिंग बना सकते हैं, टू स्मोक इज इंजूरियस। तो आपने देखा
कि जब कोई कार्य सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वहां पर हम इन्फिनेटिव अथवा जीरंड का प्रयोग करते हैं। और इसमें कुछ और विशेष स्थिति होती है, वो बातें आपको हम बताने चल रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट करके लिख लीजिए बच्चों। नोट करके लिखिएगा, जब कोई कार्य पेयर के रूप में आए, बच्चों कैसे आए, पेयर के रूप में आए तो पेयर समान रूप में बनाया जाता है। कहने का मतलब है जब पेयर बना रहे हैं तो जीरंड का बनाएंगे अथवा इन्फिनेटिव का बनाएंगे, समान रूप में बनाया जाता है। लिख लीजिए, अर्थात जीरंड का बनाएंगे और इन्फिनेटिव का पेयर बनाया जाता है। कहने का मतलब ये बच्चों, जब कोई दो कार्य समान रूप में आएगा अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर दो कार्य होंगे तो जो पेयर बनाएंगे, अगर पेयर बना रहे हैं तो जीरंड का बनेगा या इन्फिनेटिव का बनेगा। अगर पेयर आप इस तरीके से नहीं बनाते सेंटेंस गलत माना जाएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे कहा जाए लाफिंग एंड स्माइलिंग आर गुड फॉर अस। लाफिंग हंसना और मुस्कुराना हमारे लिए अच्छा होता है। तो देखिए हमने पेयर किसका बनाया बच्चों, ये आपका जीरंड है, ये भी जीरंड है, तो ये सेंटेंस आपको सही माना जाएगा। यदि कह दिया जाए स्मोकिंग एंड टू ड्रिंक आर बैड हैबिट्स। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने कहा स्मोकिंग एंड टू ड्रिंक आर बैड हैबिट्स, धूम्रपान करना और टू ड्रिंक माने शराब पीना आर बैड हैबिट्स, गंदी आदतें हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमने पेयर क्या किया है, ये तो जीरंड है और ये इन्फिनेटिव है। पेयर गलत बना दिया गया है क्योंकि पेयर इन्फिनेटिव या जीरंड का बनता है, तो हमने यहाँ एक जीरंड लगा दिया, एक इन्फिनेटिव लगा दिया, सेंटेंस आपका हो गया गलत। इसको गलत काट देंगे। इसको टू ड्रिंक के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, ड्रिंकिंग। देखिए सही करना होगा, इसको क्या कहेंगे, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर बैड हैबिट्स। ये सेंटेंस आपका सही माना जाएगा और ये गलत होगा, और यहाँ पर जीरंड और इन्फिनेटिव के पेयर में त्रुटि है। या इसको बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो चलिए एक कंडीशन और बताएं तो आपको बताते हैं। चलिए एग्जांपल को मिटा रहा हूं बच्चों, इसको नोट पॉइंट 2 लिख लीजिएगा। नोट 2, किंतु जब पेयर इन्फिनेटिव का बनाया जाता है तो कंजंक्शन के बाद आने वाला
इन्फिनेटिव आने वाला इन्फिनेटिव विदाउट टू होगा बच्चों, विदाउट टू होता है। अर्थात जो कंजंक्शन के बाद इन्फिनेटिव होगा उसमें आप टू नहीं लगाएंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे कहा जाए टू स्मोक एंड टू ड्रिंक। आर बच्चों यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो गए हैं, सब्जेक्ट बहुवचन हो गया है, टू स्मोक एंड टू ड्रिंक, यहाँ आर लगेगा। आर injurious to health। देखिए कहा जा रहा है टू स्मोक एंड टू ड्रिंक आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो सेंटेंस यहाँ पर बच्चे गलत माना जाएगा, क्योंकि पेयर में त्रुटि है, और पेयर में त्रुटि क्या है, जो कंजंक्शन के बाद आने वाला इन्फिनेटिव होगा वो विदाउट टू होगा। तो यहाँ सही कैसे होगा, इसको गलत काटेंगे, सही करने के लिए क्या करेंगे, टू स्मोक एंड ड्रिंक आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया, क्योंकि इसके पहले वाले सेंटेंस में हमने कंजंक्शन एंड है, इसके बाद टू और ड्रिंक लिख दिया, जो कि अभी अभी आप देखे हैं, बताया गया है कि जो कंजंक्शन के बाद आने वाला इंफिनिटिव होगा वो विदाउट टू होगा। तो बच्चों आज मैं आपकी क्लास यहाँ तक तो बताया कि कंजंक्शन के बाद आने वाला इंफिनिटिव होगा तो विदाउट टू होगा, या पेयर कैसे बनेगा। अब इसके बाद में आपको डमी सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाला हूँ। चलिए डमी सब्जेक्ट बता ही दिया जाता है आपको, इसको हटा देते हैं बच्चों। हेडिंग बनाएंगे आप लोग डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट लिखिएगा। जब वाक्य में कर्ता का भाव स्पष्ट नहीं होता है तो डमी सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। डमी सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा बच्चों, डमी सब्जेक्ट का हिंदी जो होगा वो होता है आभासी कर्ता। तो जब सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं होगा तो डमी सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और डमी सब्जेक्ट आपको पता होगा कि इट और देयर को डमी सब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए आप थोड़ा सा लिख लेंगे, इट और देयर को डमी सब्जेक्ट माना जाता है। इट और देयर क्या बच्चों, डमी सब्जेक्ट हैं। तो हम आपको बताते हैं इट और देयर का प्रयोग बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत ध्यान से क्लास देखिए, जरूर बातें समझ में आएंगी। इट और देयर का प्रयोग बता रहे हैं आपको। लिखिएगा यूज ऑफ इट, क्या लिखेंगे बच्चों, हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ इट का प्रयोग। वाक्य में दिन, दिनांक, ऋतु, मौसम और निर्जीव वस्तु की चर्चा हो, निर्जीव वस्तु की चर्चा हो
तो इट का प्रयोग किया जाता है। बच्चे जब किसी वाक्य में दिन, दिनांक, ऋतु, मौसम और निर्जीव वस्तुओं की चर्चा होगी तो वहां पर आप इट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कहा जाए इट इज संडे, रविवार है। क्या कहा जाए बच्चों? इट इज संडे, रविवार है। इट इज रेनी डे, मतलब बरसात का दिन चल रहा है ना, वर्षा है। क्या कहा जाए? इट इज समर, गर्मी है, मतलब गर्मी का महीना चल रहा है। या फिर कहा जाए इट इज 2 o'clock, अर्थात 2 बजे हैं। और बच्चे याद रखना, हमेशा इट के साथ जो क्रिया आएगी वो सिंगुलर नंबर में होगी। इट के साथ जो प्रयोग होने वाली क्रिया होती है सिंगुलर नंबर में होती है। तो चलिए हम देयर का प्रयोग आपको बता रहे हैं। आप हेडिंग बनाएंगे यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग किसी भी वाक्य में इंट्रोडक्शन बच्चों, ये इंट्रोडक्शन है, ध्यान दीजिएगा, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन के भाव में देयर का प्रयोग किया जाता है। देयर का प्रयोग किया जाता है। मतलब आप कभी भी किसी वाक्य से इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे तो वहां पर देयर आता है। और याद रखना बच्चों, जो देयर के साथ आने वाली क्रिया होगी वो अपने क्रिया अर्थात क्रिया के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होती है। अर्थात ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन में होगी, एक वचन है तो आपका क्रिया एक वचन की होगी। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए देयर इज अ चाइल्ड इन द रूम। देखिए कमरे में एक बच्चा है, अर्थात इज के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर में है, इज आया है, यहाँ पर इज आई है। अगर इसे कहा जाए देयर आर मेनी बॉयज इन द फील्ड, अर्थात मैदान में बहुत से लड़के हैं। तो देखिए मेरी वॉइस प्लूरल नंबर में है, यहाँ पर क्रिया भी प्लूरल नंबर में आई है। यदि कहा जाए देयर वाज अ किंग, एक राजा था, तो देखिए किंग क्या सिंगुलर नंबर में है, यहाँ सिंगुलर नंबर में क्रिया भी आई है। कहा दिया जाए देयर आर सम गर्ल्स इन द क्लास, कक्षा में कुछ लड़कियां हैं। तो देखिए सम गर्ल्स क्या है, प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ पर आर आई है। तो आपको मैंने बताया कि जो इट होगा इसके साथ आने वाली क्रिया हमेशा एक वचन में होगी, किंतु जो देयर के बाद देयर के साथ आने वाली क्रिया होगी उस क्रिया के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी कि देयर के साथ क्रिया एक वचन में हो कि बहुवचन में हो। तो बच्चे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास जरूर समझ में आती होगी और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को करवाएं दोस्तों के साथ, और वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे, सारी बातें आपको जो बताई जा रही जरूर समझ में आएंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको इसके दूसरे वीडियो के माध्यम से और प्रयास करूंगा कि जरूर समझ में आए और अधिक एग्जाम्पल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।